दोस्तों आज की वीडियो में आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखोगे। साइट पे मैं आपको ले जाऊंगा। साइट पे कुछ चीज़ें ऐसे दिखाऊंगा जिनका टेक्निकल वे से आपको सब चीज़ें बताने वाला हूं। तो एक फ्रेशर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो ये वीडियो छोड़ना नहीं। सिविल इंजीनियर वही है जो मतलब गलतियां तो साइट पे होती ही रहती हैं, लेकिन उनको सही करने का तरीका अगर कोई इंजीनियर जानता है तो वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर कहलाता है। तो स्किल के साथ साथ आपको साइट पे काउंटर कैसे करनी है चीज़ें वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको साइट पे जाके करनी ही करनी है। और इनका टेक्निकल नॉलेज अगर आपको होगा तो काफ़ी हेल्प होती है। तो सबसे पहले सामने आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है कॉटन की तरह कुछ चीज़ दिख रही है। ये है रेक्रॉन 3S फाइबर। ये फाइबर होता है जो हेल्प करता है किसी कंक्रीट को, मतलब एक तो मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ देने में भी काम करता है। एक रिच कंक्रीट या रिच प्लास्टर किसे हम बोलते हैं वो होता है जिसमें जो वॉइड्स ना रहे और बॉन्ड प्रॉपर से बने। तो ये जो रेक्रॉन होता है अगर आप अपने प्लास्टर में डालते हो, जहाँ अपने कंक्रीट में डालते हो, तो जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं, मतलब स्लैब में क्रैक्स आ जाते हैं हमारी, या प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, वो काफी हद तक मैं बोलूंगा क्रैक्स दिखना काफी बंद हो जाते हैं। प्लास्टर में तो क्रैक्स नहीं दिखते। मैं बताता हूं कितनी क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए तो ये प्रॉपर से परफॉर्म करते हैं। और ये आपको इजीली मिल जाएगा, इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, और आपके एरिया में पता करोगे फाइबर आपको मिल जाएगा। देखो कंक्रीट में देखो दो किस्म का फाइबर रहता है, 12 mm वाला आता है, 6 mm वाला आता है। तो 12 mm का जो रेक्रॉन रहता है आपको उसमें डालना है कंक्रीट में, वो 900 ग्राम डालना होता है 1 क्यूबिक मीटर में, 1 m³ में 900 ग्राम। और प्लास्टर में आपको डालना होता है 125 ग्राम बैग के हिसाब से, मतलब एक बैग सीमेंट यूज करोगे तो 125 ग्राम उसमें आपको ये डालना होता है। और ये प्रॉपर परफॉर्म करता है, ना क्रैक्स आएंगे ना कुछ आएगा। देखो इसको करना कैसे है, मैनुअल मिक्सिंग कर सकते हो आप। आपको बकेट लेनी है, पानी लेना है और उसमें 125 ग्राम ये डाल देना है, उसको मिक्स कर लेना है। फिर आप उसके प्लास्टर में मिक्स कर लो। जब कंक्रीट में जब आपका जो मिक्सर है उसमें डाल दो, 2-3 लीटर पानी में एक बैग को मिक्स करो और उसमें डाल दो। तो इस तरीके से मिक्स करके आप इसको यूज करो। आपके दीवारों में भी क्रैक नहीं आएंगे प्लास्टर में, ना आपकी छत में क्रैक आएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। कई साइट्स पे मिलती है, कई साइट पे यूज नहीं होती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एक m³ कंक्रीट में हमें कितना रेक्रॉन फाइबर डालना चाहिए या प्लास्टर में कितना डालना चाहिए, तो ये इससे आपको क्लियर हो गया। देखो कंक्रीट ऐसी चीज है जिसका जितना ध्यान रखोगे उतनी स्ट्रेंथ वो पकड़ती है। और साइट पे एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कंक्रीट हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। पहली चीज है, जहां भी पुराना कंक्रीट हुआ है वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर से स्कैपल्ड है, मतलब उसको प्रॉपर से तोड़ा गया है। फिर उसके बाद उस पर जो हमारा बॉन्डिंग एजेंट होता है, फॉस्फोरस का हो गया, सिक्का का हो गया, काफ़ी बॉन्डिंग एजेंट आते हैं, आप केमिकल पूछ सकते हो मार्केट में, वो लगा के आपको कंक्रीटिंग करनी है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, लिखते जाना या सुनते जाओ। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, जो भी आपकी स्टील है, रिइंफोर्समेंट है, उस पर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, उसमें कोई मतलब रस्ट नहीं लगी है, कोई ग्रीस वगैरह नहीं लगी है, तेल नहीं लगा है। क्योंकि क्या होता है जब भी शटरिंग करते हैं उसमें शटरिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं प्लेट्स पे, और स्टील तो बंद गया होता है पहले, तो उसमें कोई भी ग्रीस या ऑयल नहीं लगना चाहिए। अगर ग्रीस ऑयल होगा तो वो कंक्रीट जो होगा वो प्रॉपर से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, स्टील के साथ, तो वो काफ़ी रिस्की रहता है। फिर आगे चेक क्या करना है आपको, जो भी स्टील आपने प्रोवाइड की है वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का है कि जैसे मैंने कहा Fe 500 हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर Fe 500 है, कौन सी कंपनी का, TMT बार है, जिंदल है, TMT है, कोई भी कंपनी है, वो प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। फिर आपको अगली चीज़ क्या करनी है, रिबार का जो साइज़ होता है, मतलब सरिया जो स्टील यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर डाया का है, उसकी जितनी क्वांटिटी मेंशन है ड्राइंग में वो है, प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं गई है, वो चीज़ भी आपको देखना है। अगली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, जो भी लैप अगर आता है आपके स्टील में, उसमें 50D अगर आपको मेंशन है कि आपको 50D के हिसाब से लैप प्रोवाइड करना है। अगर एग्जांपल है हमारा 12 और 16 mm का सरिया यूज़ हो रहा है, तो 12 mm में 600 mm का हमें लैप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जहाँ हमारा 16 mm का 800 mm लैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी आपने बार प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसमें मैं आपको टॉलरेंस बता देता हूँ कितना आपको एक्सेप्टेबल रखना होता है। अगर आपका बार है, स्पेसिंग 100 mm दी हुई है उसमें, तो अगर आपकी 115 mm स्पेसिंग मिल रही है, जहाँ आपको मिल रही है 90 mm स्पेसिंग मिल रही है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। क्यों एक्सेप्टेबल होता है कि IS कोड भी कहता है कि प्लस माइनस मतलब 15 mm अगर ज़्यादा है या 15 mm कम है तो वो आपको स्पेसिंग में वो आपको एक्सेप्टेबल कर लेना है। और अगर हम कवर ब्लॉक की बात करें, जैसे हमने कल देखा कि 50 mm का कवर हमें प्रोवाइड करना होता है,
फुटिंग में 50 से 75, हमने 50 किया था। अगर वहाँ 60 mm कवर मिलता है जहाँ हमें 40 mm कवर मिलता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? IS कोड कहता है कि प्लस माइनस मतलब 10 mm एक्सेप्टेबल होता है। और जो हमने टाइज या स्टीरअप होती हैं उनमें स्पेसिंग अगर हमारी मेंशन है 100 mm, तो अगर वहाँ 115 या 85 mm या 90 mm मिल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि IS कोड कहता है प्लस माइनस 15 mm अगर स्पेसिंग में है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। कंक्रीटिंग से पहले आपको सर्टनिंग या स्टील में क्या चेक करना है। अगली चीज़ आपको देखनी है जो चेयर प्रोवाइड की है, चेयर या स्पेसर बार वो प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है नहीं। क्योंकि हमारी चेयर तो अगर हमारा 1 स्क्वायर मीटर एरिया है उसमें हमारी 2 से 3 चेयर तो उसमें आनी चाहिए। अगली बात, जो भी वहाँ पे चेयर्स हैं वो प्रॉपर से बांधी गई हैं जाली से, जो हमारी मैश थी बॉटम मैश और टॉप मैश उससे बांधी गई हैं नहीं बांधी गई हैं, ये भी आपको चेक करना है। फिर आपको अगले क्या चेक करना है, अगर आपके स्ट्रक्चर में इंसर्ट प्लेट आती है जहाँ स्लीव्स आती हैं वो प्रोवाइड की गई हैं कि नहीं की गई हैं, वो भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करना होता है। फिर हम बात करते हैं अगली चीज़ क्या है, जो हमारी फॉर्म वर्क है वो पूरी अच्छे से क्लीन है कि नहीं, पानी उसमें प्रॉपर से मारा है, उसमें कोई नेल्स नहीं गिरी हुई हैं, कोई टाई वायर्स नहीं गिरी हुई हैं, कोई लकड़े का पीस नहीं गिरा हुआ है, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। और कंक्रीट पोरिंग के दौरान आपको चेक करना है कि वहाँ प्रॉपर से वाइब्रेटर रखा गया है, क्योंकि 2 वाइब्रेटर आपके होने ही चाहिए। अगर वो डीजल, एक इलेक्ट्रिक वाला है दूसरा डीजल वाला रखो, या दोनों इलेक्ट्रिक वाले हैं तो आपको प्रॉपर चेक करना है कि एक अगर वाइब्रेटर बंद होता है दूसरा वाइब्रेटर होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गई तो उसमें वाइब्रेशन नीड है, ये नहीं कि 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मारोगे आप, क्योंकि कंक्रीट सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको चेक करना है। और भी जब भी आप अगर आपका RMC कंक्रीट आ रहा है जहाँ आप साइड पे ही बना रहे हो तो उसमें आपको चेक करना है कि जो बैच है मतलब M20 कंक्रीट डलना है तो M20 ही डल रहा है, उसमें प्रोपोर्शन जो है वो प्रोपोर्शन करेक्ट है कि नहीं है। फिर हम बात करें मिक्स डिजाइन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। और टेस्ट जो होते हैं स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट और टेम्परेचर टेस्ट, एग्रीगेट का सबका टेस्ट वो आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, तब तक आप ये चीज़ें देखो। और अगली चीज़ जो आपको ऐसे सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है, साइट इंजीनियर, जो भी कंक्रीट आप करवा रहे हो वो 60 मिनट के अंदर वो कंज्यूम होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आपको 1 घंटा वो कंक्रीट यूज़ कर सकते हो। मतलब अभी 1 बजे वो कंक्रीट बना तो 2 से 2.5 के बीच मतलब वो खत्म होना चाहिए, नहीं तो उसका क्या होता है, जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है मतलब स्ट्रेंथ पकड़ने का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। वो अगर हम कंक्रीट यूज़ करेंगे उसकी ना तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी ना वो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ उसकी आनी चाहिए वो आ पाएगी। अगली चीज़ आपको क्या चेक कर लेना है, उसकी कंसिस्टेंसी, स्लम्प चेक कर लेना है कि प्रॉपर स्लम्प, अगर आपने कहा है कि आप हाई मैश वाली स्टील वायर यूज़ कर रहे हो मतलब हाई मैश जाली है वहाँ कंक्रीट घुसने की जगह नहीं है, तो उसके लिए आप स्लम्प ले सकते हो 100 से 120 mm आप स्लम्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपका स्पेसिंग ज़्यादा है बाहर का तो उसमें आप स्पेसिंग अगर 90 से 100 mm रखते हो, 80 mm आती है तो वो एक्सेप्टेबल है। आपको स्लम्प चेक कर लेना है और प्रॉपर चेक कर लेना है कि वर्केबिलिटी है कंक्रीट की नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, मेन चीज़ आपको करनी है, जैसे जो भी कंक्रीट आप करोगे फ्री फॉल जो रहता है कंक्रीट का, जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ फ्री फॉल डिक्रीज किया गया। कैसे डिक्रीज किया गया, जो ये लंबी शूट बनाई गई है उसकी हेल्प से फ्री फॉल कम किया गया। मतलब अगर आप नॉर्मल मिक्स कर रहे हो तो 1.5 मीटर ऊंचे से आपको कंक्रीट नहीं फेंकना है, हमेशा ध्यान देना 1.5 मीटर ऊंचे से कंक्रीट नहीं फेंकना है। और अगर 1.5 मीटर ऊंचे से हम फेंकेंगे होगा क्या, वो सेग्रीगेशन हो जाएगा मटेरियल में, एग्रीगेट कहीं और पहुंच जाएगा, स्लरी कहीं और, तो वो बेकार कंक्रीट हो गया। तो और अगर आप यूज कर रहे हो पंप मिक्स मतलब बूम प्लेसर आप यूज कर रहे हो तो 2.5 मीटर से ज्यादा दूर से कंक्रीट आपको नहीं फेंकना है, वो खराब चीज है, सबसे ज्यादा खराब चीज वही है। और जब भी आप मास कंक्रीट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो मास कंक्रीट में आप लेयर डालोगे, जैसे सामने आप देख रहे हो ये हमारी पीसीसी हो रही है फुटिंग की, तो इसकी जो डेप्थ है 1500 mm है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लेयर आप कंक्रीट की डालोगे वो 150 mm की लेयर डाली, एक लेयर डाल दी, उसको प्रॉपर से वाइब्रेशन कर ली। फिर उसके बाद 400 mm की लेयर डालनी, उसकी प्रॉपर से वाइब्रेशन कर ली। फिर हम 400 कर सकते हैं, लेकिन पहली लेयर जो आपकी डलेगी वो 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वाइब्रेशन जो आपको करनी है, कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन प्रॉपर से करनी है। ये नहीं है कि एक ही जगह पे आप वाइब्रेटर आधे मिनट से 1 मिनट तक मारोगे, वो खराब है, उससे भी कंक्रीट को काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। मतलब आपने नीडल ली वो 90 डिग्री के हिसाब से नीचे जानी चाहिए और 2-3 सेकंड के बाद वो निकाल के दूसरी जगह 90 डिग्री तक वो जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगली चीज जो है, जब भी आप कंक्रीट कर रहे हो
उसमें कोल्ड जॉइंट से आपको बचना है। मतलब आपकी अगर स्लैब है या आपका कॉलम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें कंक्रीट करोगे तो एक जगह कंक्रीट डाला, फिर वहां कोल्ड जॉइंट नहीं पड़ने वाला देना है। कोल्ड जॉइंट क्या हुआ, मतलब एक बार कंक्रीट डाले, आधे घंटे बाद फिर से वहां कंक्रीट डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपने कंक्रीट डाला, उसको सेट नहीं होने देना, मतलब 10-15 मिनट के बाद वहां कंक्रीट पड़ना ही पड़ना चाहिए, नहीं तो वहां कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। वो जो एरिया वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं होगा दोनों में, वहां से लीकेज भी हो सकता है और फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा कोल्ड जॉइंट पे ही होते हैं। और अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी कंक्रीटिंग आप कर रहे हो, जो फिनिशिंग आपकी रहेगी वो प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। फिर आपको करना क्या है, जब भी फुटिंग की कास्टिंग हो तो आपको जो कवर ब्लॉक है 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, और M30 ग्रेड से कम का कवर ब्लॉक आपको यूज नहीं करना है। जहां तो PVC का कवर ब्लॉक यूज करो, वो भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यहां आप सामने देख रहे हो क्या है, यहां दिखा रहा हूं मैं आपको जो कॉलम जब आपको खड़ा करना है, जो इसके L रहते हैं, ये देखो, ये सामने जो L है ये 300 mm मिनिमम, कम से कम 300 mm या 1 फुट रखना है, और चारों कोने तक ये निकलने चाहिए। एक तरफ मत कर देना तो कॉलम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस अच्छे तरीके से कॉलम कैसे बांधना है वो आगे मैं बताता हूं, कैसे कैसे एक क्वालिटी वर्क क्या होता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इसी में मैं ऐड करूंगा, देखो जब हमारा कॉलम की कास्टिंग हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तभी आता है। पहले हो गया, आपने प्रॉपर से कंक्रीट डाल दिया, वाइब्रेटर चला दिया, लेकिन जब आपका कॉलम खुलता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। ये एक घर में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी ध्यान देना है, और जब आप क्या कर रहे हो, एक साइट इंजीनियर हो तो आप साइट पे हो तो अच्छे से कॉलम तभी बन पाएगा, जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ वो तभी गेन कर पाएगा जब आप ये 6 से 7 चीजें फॉलो करोगी, तो वो आपको जरूर फॉलो करनी है। तो कॉलम की शटरिंग खोल सकते हैं हम 17 से 24 घंटे के अंदर। तो उसकी शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले तो उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाने चाहिए विदिन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम, कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा जैसे ही शटरिंग खुलेगी, वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का, उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है, इसमें हनी कॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनी कॉम्ब दिख रहा है अगर, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है जैसा आपको कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनीकॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 या सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम, जब भी आपका कॉलम खुले ये 2 चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनीकॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है, जैसे कॉलम खुलेगा आपका, उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट, जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है, जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनीकॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है, हेजन क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हेजन उस पे लपेट देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हेजन लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ, उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के है। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे, तो ये
चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लोथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा तो वो ऑब्जर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लोथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो तो वो डिटोराइड कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़, मतलब ये सब हो गया तो उसके बाद रहता है हमारा इस पे हैकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ करने। क्यों करते हैं रफ? ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है, तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। फिर इसी कॉलम की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कल भी बताया था आपको, तो जब कॉलम कास्ट करना है या तो 3 से 5 फुट करना है, जब कास्ट कर लिए जितनी भी लिफ्ट में आप कास्ट करो, शेयर की ज़रूर देनी है। होती क्या है शेयर की, वो समझाता हूँ मैं आपको। पहले मेन जो शेयर की प्रोवाइड करने का फंडा है वो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो कॉलम का स्लाइडिंग, मतलब शेयर फेलियर होने के चांसेस कम करने को हम करते हैं। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर इन फ्यूचर अभी कभी अर्थक्वेक आया जहाँ कुछ ज़्यादा तेजी से हवा चली तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगी पूरे कॉलम पे, तो वो जहाँ से उसका जॉइंट होगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, वहाँ से फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर की प्रोवाइड करते हैं। शेयर की होती क्या है, सामने आप देख रहे हो हमारा कॉलम है, उसमें होल किया हुआ है, मतलब बॉक्स टाइप आपको उसमें करना है। ये जो किया गया है रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको वेटर वे से करने में आपको क्या करना है, 50 mm डीप होना चाहिए और 150 का आपका एरिया होना चाहिए होल का, मतलब आप रेक्टेंगल शेप में उसको बनाना है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं कि इस शेयर की से होता क्या है, हमारा जो शेयर की होती है जितनी उसकी डेप्थ होगी ना वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी उसको पैसिव रेसिस्टेंस, और अगर पैसिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे हमारा एक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर उसमें कम होगा। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, जैसे कोई भी चीज़, एक कॉलम है खड़ा है, वो उसको सामने से फोर्स लग रही है, मतलब उसके परपेंडिकुलर, और वहाँ उसका जॉइंट है, तो उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कॉलम का आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है वहाँ आपको शेयर की प्रोवाइड करनी है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है सामने आप देख रहे हो, ये होता है जब भी कॉलम की आपको कास्टिंग करनी है तो उसका कवर, क्लियर कवर चेक कर लेना है। वो कैसे, जैसे हम स्टार्टर करते हैं वैसे ये प्रोसेस रहता है। आपने एक डोरी बांध देनी है कॉलम के 2 साइड पे, जैसे आप सामने देख रहे हो। और उससे कि डोरी किस तरीके से बांधी जाएगी, ये बांधी जाएगी जो आपने नीचे सेंटर लाइन किया होगा, जो कॉलम की किसी भी कॉलम की मार्किंग होती है, फुटिंग की मार्किंग हमने की होती है, जैसे पीसीसी हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको डोरी बांध लेनी है। और प्रॉपर चेक करना है कि आपको 50 mm या 40 mm कवर मिल रहा है कॉलम का, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा हो यहां से ठीक हो जाता है, नहीं तो ऊपर जाके क्या करना पड़ता है, जॉगल। और जॉगल खराब चीज है, प्रॉपर और लोड ट्रांसफर नहीं करता, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फुटिंग में कुछ चीजें जो आपको मस्ट करनी है, सामने आप फुटिंग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, ये प्रॉपर फुटिंग है। आपकी घर की फुटिंग में कहूंगा मस्ट ऐसी होनी चाहिए। देखो पूरी स्क्वायर शेप की फुटिंग है, ये नहीं बोल रहा कि स्क्वायर शेप की होनी चाहिए, लेकिन जो इसका स्टील बाइंडिंग है वो किस तरीके से है, जो इसका एल है, दोनों ऊपर टॉप जाली का और बॉटम जाली का एल प्रॉपर एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो हमारा आईएस कोड है स्टैंडर्ड में यही कहता है कि आपका जो एल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर लैप होना चाहिए। समझ रहे हो एल क्या है, ऊपर का सरिया और नीचे का एल। दूसरा, नीचे आप कवर ब्लॉक देख रहे हो, हर एक फुटिंग में मिनिमम 6-7 कवर ब्लॉक होना चाहिए। और यहां देख रहे हो ये है क्वालिटी वर्क, ये एलएनटी की साइट्स थी, वहां पे हम देख रहे हैं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बाकी अगली चीज क्या है, जो इसका एल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मेरी फिंगर के टिप के सामने था, ये चारों कोने पे निकला हुआ है। देखो इसका एल पहले तो चारों कोने पे है, और जो बीच का सरिया है वो इस साइड निकला हुआ है। ये प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप ये जो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर कॉलम में आपने प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है, या मिनिमम हमें 300 mm ये एल प्रोवाइड करना होता है, अगर ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, जब फ्यूचर में उस पर लोड आएगा कॉलम पे, तो ये सबसे जल्दी फेलियर यहां से होगा। और एक चीज और ध्यान देनी होती है, जब ये एल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, एक साइट इंजीनियर की, जहां जो स्टील डिटेलर एग्जीक्यूशन
इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जब बेंडिंग किया जा रहा है वो प्रॉपर मैंड्रिल के साथ बेंड होना चाहिए, मतलब 8D मैंड्रिल यूज होना चाहिए। 8D क्या हो गया, अगर ये 16 mm का बार है, 8x16 mm का बार होना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा और तरीके से आपको दिखाता हूं, देखो सामने देखो, ये जो कॉलम का नीचे वाला सिरा है तो इसके जो एल है ना वो प्रॉपर बेंड किए हुए हैं। और काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे सर ये कॉलम किस तरह का है, मतलब नीचे से तो प्रॉपर कोई 1.5 फीट का दिख रहा है मोटा, आगे आप देख रहे हो थोड़ा पतला हो गया है। तो ये क्या किया है, ये शेप के हिसाब से कॉलम को डिजाइन किया गया। ये मतलब जो ऊपर वॉल है, वॉल में ये कॉलम नहीं दिखना चाहिए। सिंगल स्टोरी है लेकिन ये अर्थक्वेक जोन एरिया है, तो कॉलम जो बिल्डिंग को प्रॉपर पकड़ के रखे, इसीलिए इस तरीके से प्रोवाइड किया गया। और सामने आप जो उसमें स्टीरअप देख रहे हो, ये 12 लेग स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब काफी मतलब पजल्ड आप देख रहे होंगे, तो 12 रिंग इसमें जो लेग है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीका होता है प्रोवाइड करने का। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो बॉटम की जाली होती है, तो उस पे जो कॉलम, जब देखो इस तरीके से आपको कॉटम की जाली, जो बॉटम की जाली बांधनी होती है, जैसे हमारी बॉटम की जाली बंध जाती है तो एक बार मैं इसके एल आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आपको एल उसके ऊपर प्रॉपर से टाई करनी है। और कॉलम आप देख रहे हो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ वाली फुटिंग का जो बॉक्स सेक्शन है, तो इस तरह के अगर कॉलम आप अपने घर में प्रोवाइड करने लगे ना तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने एक वीडियो लाई थी मिस्टेक वाली, उसमें देखना कि जो लोग क्या करते हैं, जो एल होते हैं बॉटम जाली के, वो एक तरफ कर देते हैं जहां मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों कोने पे जो बीच वाले वो बीच में रहेंगे, तो प्रॉपर तरीका उसे हम कहते हैं प्रोवाइड करने का। और अगली चीज आपको क्या करनी होती है, जब भी हैवी कॉलम हो, ये साथ में आप सपोर्ट्स देख रहे हो, वर्टिकल इंक्लाइन हर जगह से सपोर्ट देनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाता है तो वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं, क्योंकि अगर पोजीशन से हिल गया कंक्रीट डालते टाइम, या तो गिरे नहीं, अगर पोजीशन से हिल गया तो उसमें जब लेआउट किया जाएगा ऊपर स्टार्टर के लिए, तो आधे सरिये बाहर होंगे। फिर क्या करते हैं लोग, फिर करते हैं जॉगल, और जॉगल बहुत खराब चीज है। और अगली चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करो, फुटिंग से 1 मीटर तक नीचे से, यहाँ नीचे से ऊपर तक, जो आप एल देख रहे हो कितना सही है। मैं मेन वीडियो आज हमारी एल की है, देखो प्रॉपर से प्रोवाइड किया। मैं बता रहा था कि 1 मीटर तक आपको क्या करना है, जो आपका स्टीरअप होगा उसकी स्पेसिंग प्रॉपर 100 mm रखनी है। सामने देख रहे हो पूरी स्टीरअप की स्पेसिंग 100 mm से कम नहीं होगी, तो ज्यादा नहीं होगी, सॉरी, तो ज्यादा नहीं रखनी है 1 मीटर तक, क्योंकि सबसे फेलियर के चांसेस कॉलम के जो होते हैं वो बॉटम से होते हैं। तो प्रॉपर आपको सरिया उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो पूरा, ये इधर से इनको ये जॉगल मारा हुआ है, जॉगल भी प्रॉपर से किया जाता है। ये चीज होगी। अगली चीज आपको दिखाता हूं मैं, जो इसके मतलब चेयर है, फिर आती मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बॉटम जाली डल गई, कॉलम खड़ा हो गया, अभी यहां हमें प्रोवाइड करनी होती है चेयर। और सामने आप देख रहे हो वहां चेयर प्रोवाइड की जा रही है। वो देखो पीछे जो लेबर लेके खड़े, चेयर क्या हेल्प करती है, दोनों जो जाली हैं हमारी, दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखती है, और जब कंक्रीट पड़ेगा वो दबेगी नहीं। तो जब टॉप जाली बंद गई, देखो टॉप जाली बंद गई, बीच में अब चेयर आपको दिख रही होगी, इसमें थोड़ा फोकस करता हूं, तो सामने चेयर है, और चेयर का काम यही होता है दोनों जालियों को एक दूसरे से दूर रखना। जब कंक्रीटिंग हो तो उसमें कोई नहीं। और चेयर का क्या होना चाहिए, आपको जो चेयर है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि मतलब लगा लो ये फुटिंग हमारी है 1800 बाय 1200 की, तो इसमें हमने अप्रॉक्स 5 चेयर प्रोवाइड की है। और मिनिमम डाया जो चेयर का रहता है प्रोवाइड करने का, वो 12 mm से कम की चेयर आपको कभी प्रोवाइड नहीं करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये देखो फुटिंग नीचे, आप कई सोच रहे होंगे नीचे क्या है, ये पीसीसी की गई है नीचे, क्योंकि कुछ लेवल तक पहुंचने के लिए हम मोटी पीसीसी भी करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और था कि सर स्टील को पहचानना कैसे। देखो ये स्टील को मेन चीज जो पहचाननी होती है आपको, इस पे देखो ब्रांड नेम, आईएस मार्क, फिर उसका ग्रेड, और सामने आपने लिखा होगा 76781, ये आईएस कोड है। मैं आगे इसका आपको दिखाता हूं, जो बार इस पे, अगर आपके स्टील पे ये प्रॉपर आईएस कोड ये नहीं है। और मेन चीज इस जिंदल स्टील पैंथर है, जिंदल का बहुत अच्छा, जिंदल पैंथर का स्टील बहुत अच्छा है। इस पे मेन चीज आप देख रहे हो, जो रिब्स इसकी हैं, रिब्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिब्स। इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो एंकरेज मिलती है कंक्रीट। और पहले क्या होता था, आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, पुरानी ब्रिज देख रहा था, वहां पे प्लेन बार प्रोवाइड किए जाते थे, शायद वो 50 से 60 या 70 साल पुराना था। लेकिन ये रिब्स जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो इससे काफी रोल हुआ। जो मैं बात कर रहा था एक टैग की, तो ऐसा टैग रहता है जिसपे IS 1786, क्योंकि जो हमारा IS कोड होता है स्टील के
लिए वो है 1786। अगर ये फॉलो अप लेयर है स्टील पे ये लगा है, इस पे मेंशन होगा उसका ब्रांड का नाम TMT 500 और भी काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है स्टील अच्छा है यहाँ पूरा। बीम में आप देख रहे हो सामने जो L है डेवलपमेंट लेंथ हम जिसे बोलते हैं, ये कॉलम का जंक्शन है, दो बीम इस कॉलम में आ रहे हैं और इनकी जो आप L देख रहे हो वो कॉलम के बाहर है, मतलब कॉलम के सरिये से बाहर है, वर्टिकल बार से बाहर है। तो इस डेवलपमेंट लेंथ का कोई काम नहीं होता और यहाँ पे क्रैक्स गारंटी आ जाएंगे जब ये कॉलम दोबारा कास्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें कवर जीरो हो चुका है। आप देख रहे हो नीचे आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा कि नीचे कॉलम का कंक्रीट हो चुका है और जो स्टील है वो L उसका डेवलपमेंट लेंथ एंकरेज लेंथ वो बाहर है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक तो यहाँ कवर जीरो हो गया, क्रैक आ जाएंगे। दूसरा, जब इस पे लोड पड़ेगा स्लिपेज के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फेल हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सिंपल भाषा में बताऊं, ये होता क्यों है, क्योंकि जो बाहर से अंदर से सरिया डालना रहेगा अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को, तो काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं, दो सरिया अंदर डाल देंगे इजिली और तीसरा सरिया बाहर कॉलम के निकाल देंगे। तो वो वहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्टिकल कॉलम होगा, मतलब कॉलम है जो, उसका बीम का जो भी सरिया है वो हमेशा जंक्शन के अंदर आना चाहिए, बाहर में कभी वो सरिया नहीं होना चाहिए। अगर बाहर में है तो आपको उसको अंदर करवा देना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां भी आप देख रहे हो ये जो बीम आ रहा है इसका सरिया भी कॉलम से बाहर है, ये अंदर होना चाहिए। ये होगी एक गलती, इसको सुधार लेना है। दूसरी गलती जो है वो है इसी बीम को रिलेटेड। देखो जो मेन बीम होता है सेकेंडरी बीम, अभी जो ये मेन बीम देख रहे हो, तीन सरिया है मेन बीम का, लेकिन जो सेकेंडरी बीम आ रहा है वो उसका सरिया डेवलपमेंट लेंथ 2 के अंदर डाली, ये लास्ट तक जानी चाहिए थी, मतलब जो लास्ट सरिया है हमारा वहां तक ये पहुंचनी चाहिए थी। ये भी गलतियां देख रहे हो क्या हुआ है, जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। देखो इस चीज को मैं समझाता हूं आपको, अभी बहुत ज्यादा गलती है, मतलब लगा लो 10 से 15 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं। एक आपके लिए नॉलेजेबल मतलब चीज है, आप करना चाहते हो, आप पे डिपेंड है। उसके बाद हम ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास इंटीरियर डिजाइनिंग सीखने का, मतलब आपके लिए सॉफ्टवेयर रहेंगे कौन से, 3ds Max, ल्यूमने, गूगल स्केचअप, वीरे, एंडस्केप, फोटोशॉप या वास्तुशास्त्र, ये सब सॉफ्टवेयर आपको कितने में मिलने वाले हैं, सिर्फ 2000 रुपये में। मतलब आपको फ्री में इंस्टॉलेशन भी करके देंगे सॉफ्टवेयर और आपको सिखाया भी जाएगा। तो ये बच्चों के लिए मैं ऑफर लेके आया हूँ। आपका कूपन कोड क्या रहने वाला है, आपका कूपन कोड रहेगा इंटीरियर। अगर आप इंटीरियर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 75% ऑफ मिलता है। और ये सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, जो सीखना चाहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बाहर। अगर आप किसी कंपनी में चले जाओगे बाकी फील्ड का नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग का नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं या नॉन टेक्निकल पर्सन, वो ये कोर्स ले सकता है। और इस कोर्स में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन करवा रहा है और 75% ऑफ तो दे रहा है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको होता है, सामने फ़ोन नंबर सामने आप देख रहे हो, इनकी ऐप को डाउनलोड कर लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं हर चीज़ का लिंक डाल चुका हूँ, पूरा PDF देख सकते हो, क्या सिलेबस है क्या नहीं, पूरा आप डिटेल लीजिए। एक अच्छा कोर्स रहेगा, क्योंकि ये जो 7-8 सॉफ्टवेयर आपको सीखने को मिलेंगे, अगर आप मार्केट में पता करने जाओगे, एक भी सॉफ्टवेयर सीखते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन 2000 रुपये में और रियल प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी रहने वाली है। मतलब आपको जैसे लगेगा कि जैसे आप फील्ड पे सीख रहे हो। तो काफ़ी अच्छा मौका है, इस मौके को गवाइए नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ, जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारी मिस्टेक्स चल रही हैं। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में। और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा, जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम,
ऐसे डालते हैं और यहाँ से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहाँ पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, यहाँ तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये दो हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है। ये दो ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक सामने आप मेरे देख रहे हो, एक कॉलम है 350 बाय 350 का, यहाँ जॉगल किया हुआ है 100 mm पूरा, मतलब कॉलम के बाहर शिफ्ट करती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इन फ्यूचर ये कॉलम फेल होने वाला है, गारंटी। ठीक है, पहली बात तो कॉलम में जॉगल अलाउड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे जो जॉगल किया हुआ है बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है कॉलम में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो देखी मैंने, यहाँ देख रहे हो आप, कवर एक तरफ बिल्कुल जीरो कवर हो गया लगभग, मतलब 20 mm कवर हो गया, और दूसरी तरफ हमारा कितना कवर हो गया, कोई 90 mm कवर हो गया। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कॉलम का जब लोड पड़ेगा तो अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगली गलती क्या की है, ये सामने आप शेयर की देख रहे हो। शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कॉलम फेलियर को बचाने में, क्योंकि कॉलम में जॉइंट आता है, और अगर आपको शेयर की बनानी है तो प्रॉपर शेयर की आपकी होनी चाहिए। और ये शेयर की बनाई गई है इंच बाई इंच की बना दी गई, मतलब इतनी छोटी सी, इसका कोई वर्क नहीं है। कम से कम 150 बाई 150 mm की आपकी शेयर की होनी चाहिए। सामने आप जो देख रहे हो, इसे शेयर की बोलते हैं। जहां भी आपका कॉलम का जॉइंट आएगा तो वहां पे ये शेयर की प्रोवाइड करोगे तो आपका जॉइंट सेफ रहता है, वहां से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको अर्थ के प्रूफ भी हम कॉलम बोल सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर 150 बाई 150 की शेयर की प्रोवाइड की है छोटे कॉलम में। बड़े कॉलम में जितना साइज बड़ा होगा कॉलम का, उतनी बड़ी शेयर की आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारे इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा या तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए। अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो, जो आप प्रोवाइड करते हो, इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 mm, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर से एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम्ब दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सरिया रहता है उसका कवर माइनस नहीं करते। अगर कवर माइनस भी किया है, जहाँ बैंड माइनस नहीं करते, तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो, शटरिंग से बिल्कुल 0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर। तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है, ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहां मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहां से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है। लेकिन मैं
कोशिश करता हूँ कि ये ना हो, लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप, बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से, अगर इस पे बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर के छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है, तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमारा यही काम होता है, जो गलतियां साइड पे होती हैं इनको काउंटर करना होता है। और आपको पता चल गया है कि क्या क्या गलतियां होती हैं। ऐसी ही गलतियां काफ़ी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें पूरा मेंशन है कि क्या गलतियां होती हैं, कैसे काउंटर करना है। तो ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। आप कमेंट करो और प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आप लाइक मिलता है कि नहीं चलो बच्चों को पसंद आ रही है। और कमेंट करो कि जो टॉपिक चाहिए वो हम ले आएंगे। और अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, वो भी सीखेंगे और वो बढ़ेंगे आगे। थैंक यू गाइस।